अभी देखते हैं हम लोग अक्टूबर मंथ पर बेस्ड ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात है। ठीक, शुरुआत में देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये अभी भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पहले क्या हो रहा था आपके, ये 2024 से शुरू हुआ है, बहुत नया नहीं है, ईयर 2024 से ये शुरू हुआ है। डिसाइड ये हुआ था कि जो हमारा इंडियन साइंस डे होता है 28-29 फरवरी के आसपास, शायद 28 फरवरी को होता है, उस दिन इनका नाम घोषित किया जाएगा। और जो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडिंग डे था अगस्त 22, उसमें इनको प्राइज वगैरह दिया जाएगा, अवार्ड सेरेमनी इनकी होस्ट की जाएगी। पिछले साल बढ़िया हुआ, एक ही साल बाद सब थोड़ा सा ठप पड़ गया है। ठीक, अगस्त का डेट निकल गया, अभी घोषणा हुई है, बाद में जाकर के अवार्ड सेरेमनी वगैरह हो जाएगी। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये आपके भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वर्ष 2024 से शुरू हुआ है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक, जैसे पद्म अवार्ड सबको मिला करके बोलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वैसे ही यहाँ पर 4 श्रेणी के पुरस्कार होते हैं, उन चारों को मिला करके बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक, ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो ये 4 कैटेगरी आप देखो, ये है कैटेगरी। एक तो है विज्ञान रत्न अवार्ड, दूसरा है विज्ञान श्री अवार्ड, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और एक है विज्ञान टीम अवार्ड। ऐसे करके 4 अवार्ड्स हैं। कुल 13 वैज्ञानिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। 13 वैज्ञानिक क्षेत्र मतलब आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, आपका अर्थ साइंस हो गया, एग्रीकल्चरल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट साइंस हो गया, स्पेस साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन साइंस हो गया, इंजीनियरिंग साइंस हो गया, न्यूक्लियर साइंस हो गया, और आपके अदर जो भी बच रहे हैं वो। ठीक, तो ऐसे करके 13 कुल श्रेणियों में ये पुरस्कार वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपका एक मेडिकल साइंस भी है इसमें। ठीक, ऐसे करके इसमें कुल 13 वैज्ञानिक क्षेत्र से वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग श्रेणियों। ठीक, एक विज्ञान टीम पुरस्कार आप समझ जाएंगे। विज्ञान टीम पुरस्कार क्या है, टीम को अवार्ड दिया जाएगा जो जिन्होंने टीम अपना बना करके उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनको ये विज्ञान टीम अवार्ड देंगे। विज्ञान रत्न अवार्ड इसमें सबसे बड़ा है। ठीक, इसमें सबसे बड़ा अवार्ड है विज्ञान रत्न अवार्ड, जो दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूट जिन्होंने किया है उनको ये विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद हमारा विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये बहुत पहले से दिया जा रहा है, आपके 1960 या 70s के टाइम का ये पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिया जाता है। ये CSIR आप नाम सुने हैं, CSIR। ठीक, उसके आपके वो फाउंडिंग फादर थे शांति स्वरूप भटनागर, उनके नाम पर वो पुरस्कार दिया जाता है। अब चूंकि इनकी घोषणा हुई तो इसको भी इसी में क्लब करके सब कुछ एक साथ दिया जाने लगा। ठीक, इस साल क्या हुआ है, कुल कितने 24 नहीं, कुल 23 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और एक टीम पुरस्कार इसमें दिया गया है। यानी टोटल पुरस्कार हुए हैं 24, पर कुल व्यक्तिगत पुरस्कार बोले तो 23 और एक टीम पुरस्कार। विज्ञान रत्न अवार्ड किनको मिला है, तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी, इनको मरणोपरांत पोस्ट थॉमस ये अवार्ड प्रदान किया गया विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक, ये भौतिकी फिजिक्स के प्रोफेसर थे उस समय पर। फिर विज्ञान टीम पुरस्कार टीम अरोमा मिशन, CSIR का ही एक टीम है टीम अरोमा, ये हॉर्टिकल्चर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। सुगंधित आपकी औषधीय पौधे, इन सब के लिए, मेडिसिनल प्लांट, इन सब के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए अरोमा टीम को अवार्ड दिया गया है विज्ञान टीम अवार्ड। बाकी फिर विज्ञान श्री में 8 युवा वैज्ञानिकों को और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में 14 युवा वैज्ञानिकों को ऐसा अवार्ड दिया गया। उसमें नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 आपको याद रखने, खास करके ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अवार्ड भी है, जयंत विष्णु नार्लिकर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। फिर देखते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक, नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार आपके 6 फील्ड वगैरह में दिए जाते हैं। ठीक, वैसे ओरिजिनली 5 है, पर एक को और उसमें जोड़ लिया जाता है। टोटल हमारे यहाँ 6 अवार्ड नोबेल प्राइज में देखे जाते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, एक हो गया आपका मेडिसिन, और फिर एक हो जाता है पीस। ऐसे करके 6 कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं नोबेल प्राइज इस साल किनको किनको मिला है। एक पहले हम देखते हैं फिजिक्स में। ठीक, नोबेल प्राइज फिजिक्स में किनको किनको मिला है, मिशेल डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनीज, इन 3 को इसमें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। कोई भी नोबेल प्राइज है आप समझ लो, ऐसे टीम में भी दिया जा सकता है, मतलब कई लोगों को मिला करके एक साथ, बट वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से कम भले हो सकते हैं,
3 से ज्यादा नहीं हो सकते एक अवार्ड कैटेगरी के अंतर्गत। फिजिक्स में 3 है, 2 है, 1 है, पर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस बार 3 लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए। ये क्वांटम टनलिंग क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। क्वांटम टनलिंग, टनल आप समझते हैं, ठीक। क्वांटम टनलिंग क्या आपकी फिनोमिना है, उसको आप देखते हैं, ठीक। ये ऐसी फिनोमिना है फिजिक्स की जिसमें कोई हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक। एटॉमिक पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, चार्ज एटम, नॉन चार्ज, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स, ये सब जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो भी एटॉमिक हमारे पार्टिकल्स हैं, ये एनर्जी बैरियर को पार करके इस पार तक कई बार आ जाते हैं, निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सीधा साफ से ये देखो, ये रिमोट है, ये मेरा पेन है, इसको यदि मैं यहाँ से फेंकूं तो ये क्या पार कर जाएगा इसके? नहीं। बट इसकी एनर्जी लेवल मैं इतनी ज़्यादा रखूं कि इसको ये क्रॉस करने की क्षमता इसमें आ जाए, तब ये क्रॉस कर जाएगा। मैं गोली मारूं, निकल जाएगा कि नहीं? वैसे ही स्पीड से मैं डालूं इसको तो तब निकलेगा कि नहीं, ठीक। यदि मैं सामान्य स्पीड से फेंकूं तो नहीं निकल पाएगा, ये पक्का है। पर फिजिक्स में एक होता है आपका क्वांटम फिजिक्स, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। जो हम बात कर रहे हैं कि मैं फेंकूंगा और ये पार नहीं कर पाएगा, वो होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम जाएंगे तो यही जो पार्टिकल है, इकलौता पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है थोड़ी बहुत कि वो आसपास ऐसा घूम रहा है, उसके पास यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल है, एनर्जी बैरियर है, तो ये थोड़ा बहुत घूमते हुए कुछ मात्रा में इसके पार निकल जाता है, प्रोबेबिलिटी उसकी रहती है बाहर निकलने की, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है? इतना ही आप समझो, जितना एटॉमिक हमारे ये आपके चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन, आपके एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये सब इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो चार्ज है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि एनर्जी बैरियर को पार करके बाहर थोड़े बहुत ही आ सकते हैं। इसी कारण हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क कर रहा है, इसी में हमारा पेन ड्राइव वर्क करता है, इसी में बहुत सारे हमारे फंक्शन काम करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह भी, उसमें भी ये सारा चीज यूज होता है, ठीक। तो ये पुराना कंसेप्ट है, 1990s के आसपास डिस्कवरी की थी इन्होंने, इन चीजों को खोजा था, उसके लिए इनको अभी नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला। ये क्लियर हो रहा है? आपको याद रखना है क्वांटम टनलिंग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। टनलिंग किसको बोला जा रहा है? यही बात जो हम आर पार भेज पा रहे हैं ना, उसको बोला जाता है टनलिंग। जैसे आप किसी टनल से निकल रहे हैं तो यू आर टनलिंग द टनल, जैसा भी आप बोल सकते हो, ठीक। मतलब क्रॉस हो रहा है, तो ये वो वाली बात है। और साथ में आप देखो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की बात हो रही है। मैक्रोस्कोपिक होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी जब हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो भी हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो पार कर जा रहे हैं, अब वो तो बहुत छोटे होते हैं, हमको उनको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, तो वो हो जाता है माइक्रोस्कोपिक। एक समय तक ये माना जाता था कि ये जो भी फिनोमिना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है और हम वैसे ही उसको देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम नहीं देख सकते। इन तीनों ने मिलकर के उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको दिखाया। कैसे? इन्होंने एक डिवाइस बना ली जिसको बोला जाता है आरएफ स्क्विड। आरएफ स्क्विड इन्होंने बनाई। इसमें क्या किया, दो तरफ सुपर कंडक्टिंग आपके मटेरियल्स रखे और बीच में इन्होंने इंसुलेटर लगा दिया, ठीक। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनमें रेजिस्टेंस 0 होता है। ये कुछ ध्यान आ रहा है आपको? फिजिक्स वगैरह हुआ है आप लोग का? नहीं, 11th तो पास करके आए हो ना, ठीक। उसमें तो आपने पढ़ा होगा, नहीं याद आ रहा तो एक होता है हमारा कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, और जब उसी कंडक्टर को हम ठंडा करते जाते हैं तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, उस पर रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाता है, यानी फुल आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हो। तो ऐसे हमने क्या किया, सुपर कंडक्टिंग दो तरफ लगाया, एक बीच में इंसुलेटर लगाया, और यहाँ पर से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दे दी, तो ये चार्ज पार्टिकल्स इंसुलेटर को भी क्रॉस करके यहाँ तक आ गए। तो इन्होंने इस डिवाइस में क्या किया, एक यहाँ पर डिवाइस लगा दी जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह मेजर कर सके। मैग्नेटिक फील्ड के मदद से फिर इन्होंने वोल्टेज वगैरह शो कर दिया। तो ये मैक्रोस्कोपिकली इन्होंने दिखाया क्वांटम टनलिंग को, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। इससे पहले तक हम यही समझते थे कि माइक्रोस्कोपिकली ही इसको देखा जा सकता है, इसके बाद का नहीं, ठीक। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है नोबेल फिजिक्स। आपको याद रखना है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग या माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, इतना आपको याद रखना है, यही कीवर्ड देगा उसमें, ठीक। फिजिक्स अवार्ड किसके लिए मिला है, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखते हैं रसायन केमिस्ट्री में रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी, सुसुमु कितागावा, इन तीनों को मिला करके
केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए मिला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जैसे आपने डायमंड वगैरह देखा होगा, ठीक, उसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर सा दिखता है, तो वैसा इन्होंने मेटल और लिंकर्स को लेकर के इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, ठीक। इसको बोला जाता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इस बीच में हम यहाँ पर गैसेस को ट्रैप कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया। मेटल आयंस को लेकर के और साथ में लिंकर्स को लेकर के गैसेस आयंस वहां पर आपके फिट हो सकते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ नए पार्टिकल्स वगैरह भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, घर आपने बनाया, एक फ्रेम तैयार कर देते हैं, उसके बाद फिर आप अंदर सामान भरते रहो, टीवी पलंग ये वो दुनिया भर के। वैसे ही इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें गैसेस को वो ट्रैप कर सकते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा लाभ आएगा। किसमें? रेगिस्तान क्षेत्र में वो आपकी नमी खींच करके उससे पानी बना सकते हैं। कहीं पर आपकी एयर पोल्यूशन वगैरह है, वहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट्स को खींच करके एयर प्यूरिफाई कर सकते हैं। इस टाइप की जगह में ये यूज होंगे, ठीक। तो इसमें आपको याद रखना है नाम तीनों, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसमें ये कीवर्ड आपको याद रखना है। इसमें क्वांटम टनलिंग याद रखना है, ठीक। फिर आप देखो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मिला है लॉज़लो क्रॉसजना होरवकाई, इनको मिला है लिटरेचर के लिए। ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें आपको देश भी नाम याद रखना है। ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर के लिए इनको मिला है। किस लिए मिला है? इन्होंने अपनी लेखन क्षमता से ये बताया कि जब भी आप किसी चीज से लड़ रहे हो, यू आर बैटलिंग द डिप्रेशन, यू आर बैटलिंग द एडवर्सिटीज, अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हुए आपका अंदर का जो कला है, आपके अंदर का जो साहित्य लेखन की क्षमता है या लेखन की क्षमता है, किसी भी प्रकार की कला है, वो आपको कैसे उससे लड़ने में मदद करता है और आपको बनाए रखता है उस लड़ाई में, उस बैटल। ऐसा इन्होंने अपने 2-3 लिटरेचर्स में बताया, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। फिजिक्स में ये 3 है, केमिस्ट्री में ये 3 है। इसमें थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगाना पड़ता है, ट्रिक बनाना ही पड़ता है, उसके बिना जनरली याद नहीं होता। या तो आप रोज रोज रिपीट करो, नहीं तो एक बार आप ट्रिक बना लो, एग्जाम में ज्यादा करके वही काम आ जाएगा आपके, ठीक। बाकी कीवर्ड्स आपको इसमें याद रखना है, ठीक। ये क्लियर हो पा रहा है? पक्का है, ठीक। इसमें तो आप बिल्कुल बना सकते हो कि एक टनल है, ठीक। ये जॉन भाई साहब हमारे मशाल लेकर, मोर्टिन लेकर के टनल क्रॉस कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ भी आप कहानी वगैरह बना सकते हो, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट 3 हमारे। एक है आपका इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में भी 3 को मिला है, जोएल मोकिर, पीटर हॉविट, फिलिप अगियन। इनको मिला है नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या के लिए। ये नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि क्या है? इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। ये क्या है? ये बता रहे हैं कि हमारा जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक समय पर आप समझ लो कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द सेंस टेक्नोलॉजीज हमेशा चेंज होती रहती हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी जाएंगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो जैसे जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी जाने लगती हैं वैसे आपके जॉब्स भी कम होने लगते हैं। पर जैसे नया टेक्नोलॉजी आता है तो फिर से इकोनॉमी हमारी बूम होती है, फिर से नए जॉब क्रिएशन वगैरह होते हैं। जैसे आज के समय पर आप देखो कंप्यूटर वगैरह रिप्लेस हो रहे हैं, आप एआई वगैरह से, रोबोट वगैरह से, तो बीच बीच में यही खबरें आती हैं इतने जॉब लॉस होने वाले हैं, इतनी नौकरियां ये खाने वाला है। पर इन फ्यूचर ये क्या है, जॉब्स को इंक्रीज भी करेगा, नंबर्स भी इसके बढ़ेंगे। जैसे एक समय पर हमारे पास टाइपराइटर हुआ करता था, उसकी जगह ले ली कंप्यूटर ने, तो पूरा नौकरी खत्म हो गया क्या? नहीं, उस समय की अपनी इकोनॉमी थी, बीच में स्लो डाउन, फिर उसके बाद फिर इकोनॉमिक बूम। तो पहले समय पर इसको बोला जाता था ये केवल थ्योरिटिकल है, मतलब प्रैक्टिकल, इसका कोई अपना फिजिकल मॉडल नहीं था, हम केवल इसको बोलचाल की भाषा में समझते थे कि ऐसा होता है। इन्होंने बिल्कुल एक मॉडल बना करके दे दिया, उसके लिए ये अवार्ड मिला अर्थशास्त्र में इन तीनों को, जोएल मोकिर, पीटर हॉविट और फिलिप अगियन। किसके लिए? नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि के लिए, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की इन्होंने मॉडल बनाकर दिया। फिर एक आता है आपका फिजियोलॉजी, मेडिसिन वाले, इनमें भी 3 को मिला है, मेरी ई ब्रंको, फ्रेड रम्सडेल, सिमोन साकागुची, इनको अवार्ड मिला है मेडिसिन के लिए या फिर फिजियोलॉजी के लिए। किसके लिए मिला है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए। हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस वगैरह जाता है तब उसको हमारा इम्यून सिस्टम ट्रैप करके खत्म करता है बैक्टीरिया वगैरह को, वायरसेस वगैरह को।
तो ये इम्यून सिस्टम, अब हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं, हमारे अंदर अपने अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी है जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, वो उनको खत्म नहीं करता, फॉरेन एलिमेंट्स को खत्म करता जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो इम्यून सिस्टम अपना काम कैसे कर पाता है, पहचानता कैसे है कि इसको मुझे मारना है, इसको मुझे बचाना है, वो करता है। ये पहचानने की उसकी टेक्निक आती है टी सेल से, ये उनको गाइड करता है कि इसको पकड़ करके मारना है, खत्म करना है, इसको हमको बचाना है। ठीक, तो ये टी सेल्स वैसा आइडेंटिफिकेशन का काम करता है इम्यून सिस्टम के लिए, और ये टी सेल्स अपना काम कर पाता है FOXP3 जीन के कारण। तो ये तीनों हमारे इंटरलिंक्ड हैं, इम्यून सिस्टम, टी सेल्स और FOXP3 जीन। इसके संबंध में इनकी खोजों के लिए ये अवार्ड दिया गया। जब से इन्होंने ये सारी चीज बताई टी सेल्स के बारे में, FOXP3 जीन्स वगैरह के बारे में, कैंसर ट्रीटमेंट, फिर आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये इतना क्लियर हो पा रहा है? बोलो। ठीक, तो ये नोबेल प्राइज जो है, आप ये मत समझना कि बिल्कुल लास्ट ईयर ही जिन्होंने कुछ किया होगा उसको ये मिलेगा, ऐसा नहीं। 20 साल 25 साल पहले खोज के लिए भी मिलता है, 1990s वगैरह के टाइम की ये सब की बात है। ठीक, फिर एक है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। इसमें आपको नाम याद रखना है, मारिया कोरिना मचाडो, बिल्कुल इन्होंने मचा ही दिया है नोबेल पीस प्राइज लेकर के। ठीक, ये बिलोंग करती हैं वेनेजुएला से। ठीक, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, लोकतांत्रिक हमारी सेनानी आप बोल सकते हो। वेनेजुएला में अभी ये बोला जाता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, हालांकि वो इलेक्टेड जरूर है, पर तानाशाही सरकार वहां पर काम कर रही है, इस प्रकार से बोला जाता है। बोलने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री रशिया भी है, इलेक्शन वहां भी होते हैं, पर पिछले 25 साल से एक ही आदमी है। ठीक, तो उसी टाइप का कुछ हालात यहाँ पर है वेनेजुएला में। जो खिलाफ में बोलता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, तो इन्होंने वहाँ पर लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत की है, बहुत सारे तंत्र के खिलाफ इन्होंने लड़ाई ली है, इसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नोबेल पीस प्राइज से। वेनेजुएला अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, आप देखोगे अगला 10-15 दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हो सकता है US अटैक ही कर दे वेनेजुएला पर, तो लगातार न्यूज़ में बना रहेगा। जैसा यूक्रेन बना हुआ वैसा ही वेनेजुएला भी बने रहने वाला है। तो ये नोबेल प्राइज क्लियर है? मिलेगा तभी चिल्लाओगे। ये देखते हैं, एक अवार्ड है ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार। यूके की एक संस्था है द ब्रिटिश एकेडमी, वहाँ की ऑटोनॉमस बॉडी है ब्रिटिश एकेडमी। जैसे हमारे यहाँ पर ये साहित्य एकेडमी वगैरह है, वैसे वहाँ पर द ब्रिटिश एकेडमी है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। वहाँ पर जो पब्लिश्ड बुक है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, यानी यूके में कोई बुक पब्लिश कर रहा है, बशर्ते वो पुस्तक नॉन फिक्शन हो, इमेजिनरी ना हो, हैरी पॉटर टाइप की किताब को नहीं मिले, ठीक, क्योंकि वो फिक्शनल है। ऐसी बुक जो किसी ने रिसर्च करके पब्लिश की है या फिर कोई सत्य घटना पर आधारित किताब है, ऐसे बुक्स के लेखक को ही ये अवार्ड देते हैं। तो इस बार अवार्ड मिला है सुनील अमृत, ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं पर भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। वहां पर उन्होंने बुक पब्लिश की, ये द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, एनवायरमेंट पर बेस्ड इन्होंने एक बुक पब्लिश की यूके में, जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार। पुरस्कार के रूप में इनको 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसकी राशि प्रदान की गई है। येल विश्वविद्यालय में ये अभी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हिस्ट्री के हैं, बुक एनवायरमेंट पर लिख रहे हैं, ठीक, जैसा भी है, बट 500 ईयर्स बैक से लेकर के अभी तक की जो जर्नी है उसके बारे में। फिर एक आप एक अवार्ड देखो, ये ISSA अवार्ड। ये ISSA अवार्ड क्या होता है? एक स्विट्जरलैंड पर बेस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। सोशल सिक्योरिटी आप समझते हैं, पेंशन बीमा वगैरह जो उनको सुरक्षा दी जाती है, ठीक, कोई ऐसे काम करने लायक नहीं है उसको सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान करना, उसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी। केवल वित्तीय सहायता नहीं और अलग अलग टाइप की चीज, उसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी। तो ऐसा इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी इस आपका एसोसिएशन है, स्विट्जरलैंड बेस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर यही देखता है कि कौन सी कंट्री सोशल सिक्योरिटी के मामले पर बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक, ये बिल्कुल नजर बना करके रखता है स्विट्जरलैंड। और बीच बीच में ये ऐसी अपनी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करते रहते हैं। हर 3 साल में एक फोरम आयोजित करते हैं, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम। ऐसा ये हर 3 साल में एक आयोजन करते हैं। जिस कंट्री की सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह बढ़िया चल रही है, सोशल सिक्योरिटी वो बहुत बढ़िया अपने तरीके से सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये नामित करके अवार्ड प्रदान करते हैं, ये इनका काम है,
ये समझ पा रहे हैं इतना? तो ये हमारा ऐसा एसोसिएशन है स्विट्जरलैंड का, हर 3 साल में ऐसा फोरम आयोजन ये करते हैं। 3 लेवल पर ये अवार्ड देते हैं। एक तो हो जाता है आपका कंट्री लेवल पर देंगे, ठीक, एक देंगे कंट्री लेवल पर, एक देंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बढ़िया काम कर रही है। तीसरा इनोवेशन लेवल पर भी ये देते हैं। इनोवेशन लेवल, किसी कंट्री ने बिल्कुल नवाचार सा ही ला दिया है, कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का आइडिया ला करके ये सारा चीज कर दिया, तो इनोवेशन के बेस पर भी मिल जाता है। तो 3 लेवल पर ये अवार्ड मिलते हैं। इस साल कंट्री लेवल पर अवार्ड मिला है भारत को, ठीक। इस साल सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्री लेवल पर अवार्ड मिला है भारत को। क्यों? क्योंकि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर के 2025 में 10 साल में ही हमने बिल्कुल, आप समझ लो कि कितना, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हमने प्रोग्रेस किया, 64% तक पहुंच गया। इस उपलब्धि के लिए भारत को यह पुरस्कार दिया गया है, ISSA अवार्ड, आईसा अवार्ड। ये समझ पा रहे हैं? पक्का है? ठीक। फिर देखते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज आप देखो, एक युद्धाभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर के ये करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास है, हर साल होता है। 4था संस्करण, यानी ये शुरू हुआ आपका 2021 से शुरू हुआ है लगभग, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है 13 से 26 अक्टूबर। हालांकि आप इसमें याद रखना भारत ऑस्ट्रेलिया, इतना ही आप इसमें याद रखो। ओशन स्काई, इसको याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन स्काई बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, एरियल एक्सरसाइज है, हवाई अभ्यास है। 20 अक्टूबर, डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं, 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर स्पेन में आयोजित किया गया था, ये आप ध्यान रखना, स्पेन में आयोजित किया गया था। और भारत से सुखोई 30 मार्क 1 ने भाग लिया था। एंड सुखोई 30 एब्सोल्युटली स्मोक्ड आउट ऑफ द यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट। क्या है? सुखोई 30 हमारा रशियन मेड है, ठीक। यूरोप की दुश्मनी लगी हुई है रशिया से, और हम बढ़िया वही फाइटर एयरक्राफ्ट लेके गए हैं धमकाने के लिए उनको। देख बेटा, ज्यादा उचकियो मत, बगल में ही बैठा है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी एरियल एक्सरसाइज हुआ उसमें स्पेनिश, ब्रिटिश, ये सारे भी एयरक्राफ्ट थे, और सुखोई 30 भी था। बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सुखोई 30 ने वहां पर दिखाई है अपनी, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर। अब वो तो परचेस करेंगे नहीं, जिनके पास है उसी से परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं, तो देख करके दिल उनका भी और बैठ गया होगा, भाई ये तो परचेस किया हुआ, इंडिया इतना बढ़िया इसका यूज कर ले रहा है, तो कल को यदि वो आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, ठीक। तो ओशन स्काई आपको ध्यान रखना है, स्पेन में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। फिर कोंकण 2025, ये भारत का ही एक आपका कोस्टल एरिया है, कोंकण तट, वहां पर आयोजित किया गया। भारत ब्रिटेन की वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक। 5 से 12 अक्टूबर, इसमें हमारा INS विक्रांत की भागीदारी। INS विक्रांत क्या है? हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक। तो एयरक्राफ्ट कैरियर लेवल की एक्सरसाइज थी, तो ये भी आपको याद रखना है। कोंकण 2025, किस एयरक्राफ्ट कैरियर ने भाग लिया? तो INS विक्रांत। और ओशन स्काई में किस हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था? सुखोई 30 मार्क 1। राफेल ऑफेल लिख करके भी आ सकता है, पर हमको ध्यान रखना है सुखोई 30 ने किया था। हम चाहते थे राफेल भेज सकते थे, सुखोई 30 धमका के आएंगे, ठीक। फिर आप एक देखो समुद्र शक्ति 2025, ये भारत और इंडोनेशिया द्विपक्षीय समुद्री एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज। 5वां इसका संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। फिर एक है हमारा जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एनुअल एक्सरसाइज, जापान भारत में संयुक्त समुद्री अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आयोजित हुआ था। फिर अभ्यास इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेशनल, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया था, ठीक। उद्घाटन संस्करण, ये फर्स्ट एडिशन है, तो ये आपको याद रखना है, इंडियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके बीच में नेवल एक्सरसाइज हुआ, उद्घाटन संस्करण फर्स्ट एडिशन, ठीक। वैसे ही आजकल कोरियन लोग भारत में ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो हम बोले क्यों ना एक्सरसाइज ही कर ले मिलिट्री वाले, ठीक। फिर एक देखते हैं VLGC शिवालिक। VLGC मतलब होता है आपका वेरी लार्ज गैस कैरियर, ठीक। ये आपका मर्चेंट शिप है, इसमें हम क्या करते हैं, गैस वगैरह जो भी हमारे LNG हैं, LPG गैसेज हैं, जब हम इनको इंपोर्ट करते हैं उसके लिए ये शिप है, उसको ढो करके ये लाएगा भारत देश में। अभी तक क्या हो रहा था, हम जो भी इंपोर्ट वगैरह करते हैं LNG LPG US वगैरह से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, और भी फॉरेन नेशन, यूरोपियन नेशन या फिर रशिया वगैरह से जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम क्या करते थे, जहाज या तो हमको लीज पर लेना है, चलाते रहो, फिर 5-8 साल 10 साल जितने साल के लिए लीज पर है, नहीं तो आप किराए से लो, ठीक। अब हमने क्या किया, अपना खुद का ये जहाज बना लिया है, और हमको फिर उसमें पैसे वगैरह की बचत होगी, जहां पर भेजना है हम वहां से ला सकते हैं। तो वेरी लार्ज गैस कैरियर है, इसका नाम रखा गया है शिवालिक।
किसके द्वारा निर्मित है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी क्षमता है 82,000 क्यूबिक मीटर। गैस को हमेशा क्यूबिक मीटर में नापते हैं, ऐसा मीटर क्यूब, ठीक। तो 82,000 क्यूबिक मीटर की इसकी क्षमता है। और ये एलपीजी जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनके परिवहन के लिए ये तैयार किया गया है। यहाँ पर सारे हमारे कंटेनर होते हैं गैसेस के, ठीक। तो वैसा वो कैरी करके लाएगा। तो पहला ऐसा है भाई भारत का, अभी तक नहीं था, पहला ऐसा हमारा विशाल गैस वाहक है। इसका नाम रखा गया है शिवालिक के नाम पर, ठीक। फिर एक इसका थोड़ा डिफेंस का वन लाइनर है, वो हम देखते हैं। भारतीय वायुसेना में अभी तेजस लड़ाकू विमान का मार्क 1A ये शामिल होने वाला है। अभी हमने पिछले उसमें महीने में देखा था, यदि आपको नाम याद आ रहा हो, MiG-21 हमने क्या किया उसको, हाँ, उसको हमने फेज आउट किया। तो अब उसकी जगह लेगा हमारा तेजस, ठीक। साथ में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, कुछ याद आ रहा है आपको, ASW, ठीक, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक। ये जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह का काम करती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबमरीन्स को हंट करेंगी ये। उसके लिए हमने क्या किया, कोचीन शिपयार्ड द्वारा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये जो श्रृंखला, इस श्रृंखला में छठा पोत लॉन्च किया गया है, INS मगदला, ठीक। ये आपका माही श्रेणी का है, माही क्लास का। पिछले बार हमने देखा था शायद अर्नाला श्रेणी वगैरह कुछ का देखा था, ठीक, अलग क्लास थी वो, ये अलग क्लास है। इसमें भी हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 2019 में टोटल 8 हमारे ऐसे SWC के लिए हमने MOU वगैरह साइन किए थे। उसमें ये 6वां नंबर है, 2 नंबर और आएंगे अब, ठीक। INS आपका ये माही है, फिर आपका मंगरोल है, फिर आपका ऐसे करके 6 हो चुके हैं, ये उसमें 8वां नंबर है। टोटल आपके 8 हैं, 8 में से 5 अभी तक आ चुके हैं, ये इसका 6वां नंबर है, INS मगदला। इतनी बात क्लियर हो पा रही है आप लोग को? पक्का है? फिर स्पोर्ट्स की कुछ बात देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये आयोजित किया गया, ठीक। अभी भारत में ये आयोजित किया गया, पहली बार ये इसका आयोजन हुआ है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। लास्ट ईयर हुआ था हमारा जापान में, ठीक। इस साल हुआ हमारा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक। लास्ट टाइम हुआ था आपका शायद मलेशिया में हुआ था, अभी ये हुआ है भारत में। भागीदारी कितनी, 100 देशों से अधिक से आपके 1182 एथलीट ने इनमें पार्टिसिपेट किया था। 100 कंट्रीज के 1182 एथलीट द्वारा इसमें भागीदारी देखी गई। कुल स्पर्धा हुए इसमें 184, ठीक। और इसमें 100 स्पर्धाएं पुरुष रिलेटेड थी, 83 महिलाओं के लिए थी, और एक जो है इसमें मिक्स थी, मिक्स स्पोर्ट्स। भारत का इसमें मेडल टैली में स्थान रहा कौन सा, बोलो? 10वां। टोटल पदक कितने? 22। और ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पहले नंबर पर रहा है ब्राजील, 15 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ कुल 44 पदक। सेकंड में रहा चाइना, टोटल 52 मेडल। तीसरे में रहा ईरान, 16, और 10वें में रहा है भारत, 22 पदक के साथ, 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, ऐसे करके 22 मेडल, ठीक। यहाँ पर गोल्ड मेडल देखा जाता है, जिसका गोल्ड मेडल ज्यादा है वो ऊपर रहता है, इसीलिए आप मेडल टैली में देखोगे थोड़ा अनइवन सा नंबर दिखेगा, ठीक। तो ये जो हमारा गोल्ड मेडल जिसका ज्यादा रहेगा वो ऊपर रहता है। तो इसमें आपको मेडल टैली में स्थान याद रखना है, 10वां होस्ट, तो आपको याद रहेगा इंडिया। स्वर्ण पदक विजेता ये देखो, ये है सुमित अंतिल है, भाला फेंक, संदीप सिंह सरगर है, ये भी भाला फेंक। ये सब अलग अलग कैटेगरीज रहती है। ये देखो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, किसी के हाथ में इंजरी हो सकती है, किसी के पैर में इंजरी हो सकती है, तो ऐसे अलग अलग इंजरीज की कैटेगरी स्पेसिफाई की जाती है। वो आपको दिखेंगे F64, F44, F24, इस टाइप से यहाँ पर नाम दिखता है, ठीक। फिर रिंकू हुड्डा, ये भी भाला फेंक, F46, शैलेश कुमार, निषाद कुमार, सिमरन शर्मा, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता है। टोटल हो गए हमारे 6 गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडलिस्ट के नाम, ठीक। खैर आपको इसमें याद रखना है, मेडल टैली में स्पेशल नाम याद रखना है, 10वें नंबर पर, और पदक कितने हैं? 22। फिर एक देखते हैं IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित की गई थी IUCN की। ये आयोजित की गई 9 से 15 अक्टूबर तक अबू धाबी UAE में। ये क्या है, IUCN से संबंधित बहुत सारे देश क्या किए हैं, IUCN के मेंबर कंट्रीज हैं, साथ में कई हमारे NGOs हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो IUCN के अंडर
एज अ मेंबर काम करते हैं। तो इसका क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पर इनका कांग्रेस आयोजित किया जाता है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। सारे लोग एक साथ आते हैं, जिसने इन्होंने जो भी रिसर्च किया है, जो भी पब्लिकेशन किया है, जो भी रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, वो सारा कुछ यहाँ पर आकर के सबमिट होता है। पूरा एनालिसिस यहाँ पर होता है। जो भी अपडेट फिर इनको करना है, चाहे रेड डेटा बुक में हो, चाहे आपका रेड लिस्ट में हो, किसी भी प्रकार का अपडेशन है, वो सब यहाँ पर किया जाता है। पहले जो हमारा रेड डेटा बुक बनता था वो ऐसी कांग्रेस के बाद बनता था। अभी तो क्या हमारा डिजिटल लेवल पर आ गया है। पहले जो है ऐसा कांग्रेस होता था, 4-4 साल में होता था, और फिर 4-4 साल में यहाँ पर रेड डेटा बुक पब्लिश होते रहते थे। अभी तो बिल्कुल इन्हीं आपके रियल टाइम बेसिस पर वो होता है। तो ये इन्होंने क्या किया, इस बार आयोजित ये हुआ है अबू धाबी यूएई 9 से 15 अक्टूबर 2025। IUCN के अध्यक्ष कौन है, रजान खलीफा अल मुबारक, जो कि यूएई में हुआ। वहीं से एक अरब व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। विषय क्या था, परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। इसमें 6 नए सदस्य देश ऐड हुए हैं, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबान, जिम्बाब्वे और तुवालू। ये छोटा सा द्वीप है, ठीक, तुवालू जो है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, डूब रहा है, तो यहाँ के सिटीजन को लेकर के ऑस्ट्रेलिया ले जाया जा रहा है, ऐसा है, ठीक। तो ऐसे टोटल 6 नए सदस्य शामिल हुए। अगला सम्मेलन होगा पनामा में सितंबर 2027 में। इसमें क्या अपडेशन हुआ है, इसमें ये अपडेशन हुआ है भारत को लेकर के कि भारत के टोटल 12 पक्षियों की स्थिति में बदलाव किया गया है। 12 में से 8 जो प्रजाति है उनको डाला गया है निम्न संकटग्रस्त श्रेणी में, और 4 को डाला गया है अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में। अधिक संकटग्रस्त मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको डाला गया है। मैं बर्ड की बात कर रहा हूँ, एनिमल्स की नहीं, पक्षियों की प्रजाति की बात हो रही। जानवर नहीं देखने को मिलेगा, चिड़िया देखने को मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर 4 प्रजाति को डाला गया है एंडेंजर्ड में। निम्न संकटग्रस्त आपका ये हो जाता है नियर थ्रेट, 8 को उसमें डाला गया है, 4 को एंडेंजर्ड में डाला गया। ये 4 कौन कौन से हैं, एक देखो आप, इंडियन कोर्सर, फिर है एक लॉन्ग बिल्ड ग्रॉसहॉपर वॉर्बलर, एक है इंडियन रोलर और रूफस टेडलॉर्क। इसमें आप बाकी तो मुझे पता नहीं, इंडियन कोर्सर तो आप जानते होंगे, ठीक। फिर एक है हमारा इंडियन रोलर, नीलकंठ, आप नाम सुने हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक। पहले तो बहुत आसानी से दिखती थी, आजकल बिल्कुल नहीं दिखते। जहाँ पर ये पहले दिखते था नीलकंठ महादेव बोले, ऐसा होता था, ठीक। तो ये वो वाली बर्ड है, ठीक। और साथ में क्या हुआ है, एक आपको इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है, काजीरंगा निदेशक जो हमारी है डॉक्टर सोनाली घोष, इनको ये IUCN के केंटन R मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। क्यों सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए, हंटिंग, पोचिंग, जानवरों के संरक्षण के लिए इन्होंने इनोवेटिव आइडियाज लगाए, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, IUCN द्वारा दिया गया है, बहुत बड़ा अवार्ड है। मैंने एक लाइन में लिख दिया है, मतलब आपको एक ही लाइन का है ऐसा नहीं समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल क्वेश्चन है वो। डॉक्टर सोनाली घोष, केंटन R मिलर जो है बहुत बड़े हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है, USA के, IUCN के वो अध्यक्ष भी रहे। कौन से समय पर, वही समय पर जब हमने ये आपका बायोडाइवर्सिटी टर्म वगैरह जब आई ना, 1988 वाला टर्म, 86, ये सब, उस समय पर वो चेयरमैन थे IUCN के, उनके नाम पर ये अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। इस साल दिया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को। कितनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर एक देखते हैं वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ये रिपोर्ट जारी की गई है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये क्या करता है, 5 साल में हर साल ऐसा रिपोर्ट पब्लिश ये करते रहते हैं। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, वर्ल्ड लेवल पर ये देखते हैं कि सभी देश अपने वन संसाधन कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे कंजर्व वो कर रहे हैं, क्या क्या आइडियाज वो लगा रहे हैं, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब कितना हो पा रहा है, कितना वनीकरण है, कितना वनों में कटाव होता चला जा रहा है। तो ओवरऑल ये मेजरमेंट का आंकड़ा अपने रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। इस साल इन्होंने दिया, पिछला वाला आया था हमारा 2020 में। हर 5 साल में ये ऐसा रिपोर्ट पब्लिश करते, पंचवर्षीय टाइप का। तो इस साल जो इन्होंने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन निकाला है, इसमें रैंक भी देते हैं, रैंक वाइज कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा एरियाज हैं फॉरेस्ट एरिया, किसमें कम है, ऐसे करके पूरा रैंक देते हैं। तो भारत का वन क्षेत्र इस साल रहा है 72.74 मिलियन हेक्टेयर। इतना भारत के क्षेत्र में, इतने क्षेत्रफल एरिया में हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, वन है। और इस एरिया के हिसाब से भारत का नंबर बनता है 9वां, 9th आपके रैंक पर है इंडिया ओवरऑल ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट पर कौन है, रशिया है, लगभग 832.6 मिलियन हेक्टेयर। पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर है ब्राजील, तीसरे पर है कनाडा, 4th पर है US, 5th पर है चाइना,
6 पर है ऑस्ट्रेलिया, 7 पर है कॉन्गो, 8 पर है इंडोनेशिया, 9 पर है इंडिया, 10 पर है पेरू। ये है टॉप 10 कंट्रीज। खैर आपको याद रखना है भारत का नंबर रहा 9वां, पहले नंबर पर कौन रहा है? रशिया। ठीक, वैसे आप देखेंगे रशिया अकेले वर्ल्ड लेवल का 20% फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, और ये हम टॉप 5 को मिला लें इतना तो ये वर्ल्ड लेवल पर 50% फॉरेस्ट एरियाज को कवर कर देते हैं अकेले 5 ही देश मिल करके, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, तो अब देखो वन लगभग ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर 4.06 बिलियन हेक्टेयर पर फैले हुए हैं, जो विश्व की 31% भूमि पर फैले हुए हैं। और ऑफिशियल स्टैंडर्ड कितना माना जाता है, कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए, उससे हम कम। ठीक, वर्ल्ड लेवल पर तो भारत का स्थान रहा है 9वां। और साथ में आप ये देखो कि फॉरेस्ट एरिया में भारत का स्थान रहा है 9वां, पर यदि हम जो वनीकरण हो रहा है, कितना वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, वो 191 ऐसा इतना हेक्टेयर में भारत के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वनीकरण में, 1,91,000 हेक्टेयर पर। इसमें भारत का स्थान रहा है 3रा। ठीक, तो वैसे आप वन क्षेत्रफल में देखो, फॉरेस्ट एरिया में भारत का स्थान है 9वां, पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है और फॉरेस्ट एरियाज में पिछले के कंपैरिजन इस साल कितना बढ़ा है, उसमें स्थान है भारत का 3रा। ठीक, और ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसके हिसाब से हम कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपनी कंट्रीज में कार्बन सिंक के रूप में, विश्व स्थान है भारत का 5वां। पहला है रशियन फेडरेशन, चाइना, यूएस, ब्राजील, फिर इंडिया, ऐसे करके 5वां स्थान भारत का है। तो ये रैंक वगैरह आपको याद रखना है। फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से बोलो 9वां, और इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से 3rd, कार्बन सिंक के रूप में 5th। पहला नंबर पर कौन है? रशिया। ठीक, इतना चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर एक देखते हैं अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ये क्या है? डेनमार्क की एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये क्या करते हैं? कंट्रीज में जाते हैं जहां पर हमारे सी बीचेस वगैरह अवेलेबल हैं, उन सी बीच में जाकर के देखते हैं कि किस प्रकार का वहां पर टूरिज्म पोटेंशियल है। साथ में ये भी देखते हैं कि वो बीच कितने साफ सुथरे हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए वहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी वगैरह है कि नहीं, कल को यदि डिजास्टर वगैरह आ जाए तो वार्निंग सिस्टम है कि नहीं, प्रॉपर रिजॉर्ट वगैरह साफ सुथरी चीज़ वहाँ है कि नहीं, यदि कल को टूरिस्ट वहाँ आए नहाना चाहे तो समुद्र का पानी वहाँ पर साफ है कि नहीं, गंदगी वगैरह तो नहीं है। तो ओवरऑल टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाता है कितना बढ़िया वो क्षेत्र है। यदि उनको लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड का ये मैच करता है, जैसा इन्होंने मापदंड बना रखा है उतना ये मैच करता है, तब फिर उसको क्या करते हैं, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे देते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर ऐसे जो ब्लू फ्लैग हमारे बीच होते हैं वो ब्रांड बन जाते हैं, एक तरीके से ब्रांड उनकी वैल्यू हो जाती है। टूरिस्ट लोग इस क्षेत्र में आना ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि इनके बारे में उनको मालूम है, साफ़ सुथरी जगह है, सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए ये यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इनके द्वारा नामित किया जाता है, FEE डेनमार्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त। अभी तक भारत में कुल 13 ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस थे, अब हो गए 5 और जुड़ गए इसमें, अब हो गए टोटल 18। ठीक, समुद्र तट के नाम कौन कौन है? श्रीवर्धन, नागांव, ये है रायगढ़ महाराष्ट्र वाले, 5 महाराष्ट्र के हैं। परनाका पालघर जिला में है, गुहागर और लाटघर ये रत्नागिरी जिले में, ऐसे करके 5 हमारे समुद्री तट वाले क्षेत्र हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया गया है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसमें नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल हो गए हमारे 18, कितनों को दिया गया अभी? 5। ठीक, फिर देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है IUCN के द्वारा। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, एक आप सुनते होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुने हैं? WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा घोषित किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा घोषित किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। कितनी इसकी श्रेणियां होती हैं? 3। एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल, एक होता है मिक्स्ड, एक होता है कल्चरल, एक होता है सांस्कृतिक प्राकृतिक और एक होता है मिश्रित। ठीक, तो ऐसे 3 श्रेणियों पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को की ऑफिशियल एडवाइजरी बॉडी है नेचुरल और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए IUCN। ये इनको एडवाइस करता है क्योंकि IUCN क्या है? नेचर पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारा संस्था है, और चूंकि हम प्राकृतिक और मिक्स्ड ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करते हैं तो उसके लिए ऑफिशियल हमारी एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को की IUCN।
IUCN द्वारा हर 3 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। इसके अंतर्गत वो देखते हैं कि जो ऐसे हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल और मिक्स्ड, वो किस कंडीशन में है, सभी देशों का अवलोकन किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि ये किस परिस्थिति में है। इस परिस्थिति को भी इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका गुड यानी बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, चोखा है एकदम, ठीक। दूसरा हम देखते हैं गुड विद सम कंसर्न, अभी थोड़े बहुत इसमें मुद्दे वगैरह आ गए हैं, दिख रहा है कि फ्यूचर थोड़ा बहुत इसका डार्क में जा सकता है, तो यहाँ पर बोलते हैं गुड विद सम कंसर्न। फिर एक कैटेगरी होती है सिग्निफिकेंट कंसर्न, ये बिल्कुल वहाँ पर खतरा हमको दिख रहा है कि अब ये डेंजर में है, अब इसको सुधारने के लिए हमको स्टेप्स लेना जरूरी है, तो हमको स्ट्रेटेजी वगैरह बनाना अब शुरू कर देना चाहिए। चौथा है क्रिटिकल, ये तो भाई बिल्कुल हालत खराब है, तुरंत ही इसमें हमको स्टेप लेने की आवश्यकता है। ऐसे करके 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो अभी तक भारत में ऐसी कोई भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं थी जो इनमें किसी में भी शामिल हुई हो। इस साल 3 हमारे ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनको सिग्निफिकेंट कंसर्न वाली श्रेणी में घोषित किया गया है, डाला गया है। ये 3 कौन कौन से हैं ये देखो, एक है हमारा पश्चिमी घाट, एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, और एक है सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि है कहाँ, पश्चिम बंगाल। और ये क्या है सिग्निफिकेंट कंसर्न, उसकी मूलभूत विशेषताएं कई मौजूदा संभावित खतरों का सामना कर रही है। जैसे पश्चिमी घाट है, ये क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, साथ में यहाँ पर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, ओवर टूरिज्म है, इसके कारण ये खतरे में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम वाला क्षेत्र, जब तब नदी में बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब वहाँ पर घटना है, हंटिंग पोचिंग वाली घटना है, वन अग्नि वगैरह की घटना है, इसके कारण इसमें खतरा है। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप देखो कोस्टल एरियाज में है, सी लेवल राइज हो रहा है, साइक्लोन्स लगातार आ रहे हैं, अभी ये आया ना क्या नाम इसका, मोथा, ठीक, मोन्था, ठीक, तो ऐसे कल को मंथरा भी आ जाएगी, ठीक। तो इस टाइप के कई इसमें यहाँ पर हमारे तूफान वगैरह है, सी लेवल राइज हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, कोस्टल इरोजन हो रहा है, जिसके कारण ये भी खतरे में आ गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस बार इन तीनों को उठाकर डाला गया सिग्निफिकेंट कंसर्न वाली श्रेणी में, ठीक। पर हम लोग क्या है भारतीय, जब तक आग ना लगे तब तक कुआं खोदने वाला काम नहीं करते हैं। अभी हम वेट करेंगे, जब वो क्रिटिकल में आ जाएगा ना तब हम शुरू करेंगे काम करना, ठीक। हालांकि अभी ये रिपोर्ट आया, तो ये क्या है, ऐसा आउटलुक रिपोर्ट ये हर 3 साल में पब्लिश करते हैं। ये है इसका 4th एडिशन है। एक आया था आपका, शुरुआत हुई थी 2014 में, फिर आया 17 में, फिर आया 20 में, और अभी 4था संस्करण इसका आया है। ये समझ पा रहे हैं भारत में टोटल कितने वैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं आज के समय पर? 44 है, 44, जिसमें नेचुरल कितने हैं, 7 है नेचुरल, मिक्स्ड है 1, कल्चरल कितने बच गए, 36, ठीक। ऐसे इनका डिवीजन। लास्ट वाला हमारा कौन सा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लास्ट वाला कौन सा है अभी जो 44th है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, कुछ याद आ रहा है, ठीक, वो 44th है। 7 नेचुरल में कौन कौन है, 7 नेचुरल में है आपके सुंदरवन हो गया, ठीक, 3 तो यही हो गए सुंदरवन, दूसरा मानस, और तीसरा पश्चिमी घाट। इसके बाद आप देखो, ठीक, मैप से याद रखेंगे, या तो नीचे से ऊपर जाओ या तो ऊपर से नीचे आओ। अभी अपन चलते हैं नीचे से ऊपर। एक हो गया आपका सुंदरवन, दूसरा हो गया मानस, तीसरा हो गया काजीरंगा, चौथा हो गया हमारा नंदा वैली फूलों की घाटी वाला, 5वां हो गया हमारा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 6वां हो गया हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, और 7वां हो गया हमारा ये पश्चिमी घाट। ये जो 7 है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल स्तर पर, प्राकृतिक श्रेणी में। एक हमारा मिक्स्ड वाला कौन सा है, खानचेनजोंगा, ठीक, सिक्किम में, और बाकी फिर हमारे 36। फिर नई स्कीम अभी लाई गई है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसको हम देखो। ये धन धान्य कृषि योजना कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी घोषणा जो है बजट में ही कर दी गई थी, बजट में ही ये घोषित कर दिया गया था कि ये योजना हम लाएंगे। जून वगैरह के आसपास इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, अभी इसका पूरा खाका निकल करके सामने आ गया है। पूरा कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, ये सारा कुछ अभी इसमें सामने आ गया। तो इसमें आप देखो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में कर दी गई थी, और ये योजना क्या है इसको आप समझो। ये 6 वर्ष के लिए योजना लाई गई है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ये शुरू होगा, आपके 2030-31 तक ये चलेगा। तो 6 वर्ष के लिए ये योजना लाई गई है। ये योजना है क्या, देखो भारत देश में नीति आयोग जो है उसका लक्ष्य क्या है, सभी हमारे जितने भी जिले हैं सबको विकसित करना, डेवलप डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में उनको लाना, ठीक। अभी तक जितने जिले हैं और जो जिले सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं उसको हमको टारगेट करके
ऊपर लाना था, तो हमने एक कंसेप्ट लाया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, आकांक्षी जिले जिसको बोला जाता है। वो ऐसे जिले हैं जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, तो हमको क्या करना है, उनको उठाना है, विकास की श्रेणी तक लाना है। तो ये हो गया हमारा विकसित जिले की श्रेणी में जो हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए हैं। ठीक, ऐसा ही हम कृषि उसमें देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र में हर जगह प्रोडक्शन एक समान होगा क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ क्षेत्र पर कम होगा, कुछ क्षेत्र पर बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे जिले जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, उन जिलों को इस योजना के तहत टारगेट किया गया कि ठीक है, जो बढ़िया कर रहे हैं, जैसे पंजाब यूपी वगैरह के कुछ क्षेत्र है, हरियाणा वगैरह के कुछ क्षेत्र हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं, एमपी वाले क्षेत्र हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, वो तो है ही। हमको बढ़ाना किनको है? जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमको उनको बढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे जिले जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है, उन जिलों को चिन्हांकित किया गया है और टोटल ऐसे 100 जिले निकाले गए। 100 जिले यहाँ पर क्या किए गए हैं? देश के 100 सबसे पिछड़े जिले में का विकास करना, किन क्षेत्र में? कृषि प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो कंट्री लेवल हमने क्या किया है, 100 ऐसे कृषि उत्पादन में जो पिछड़े जिले हैं उनका चिन्हांकन किया है, वहां पर हमको प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये इस योजना का मुख्य टारगेट है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? टोटल वैसे आकांक्षी जिले देखे जाए तो 112 है, हालांकि आकांक्षी जिले से कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं कि हर आकांक्षी जिले में प्रोडक्शन हमारा पीछे ही होगा, ठीक, पर कंसेप्ट वैसा ही है, आप एनालॉजी लगा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे 100 सबसे पिछड़े जिलों का विकास करना इसमें लक्ष्य है और हर राज्य से कम एक जिला तो शामिल होगा ही होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ से 3 जिले शामिल किए गए, तो ऐसे हर राज्य से एक जिले इसमें शामिल होना ही। इसका टारगेट क्या है? 5 मुख्य इसमें टारगेट रखे गए हैं। एक तो है आपका कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, फिर आपका सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना, सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देना, फिर जो भी हमारे भंडारण क्षेत्र हैं, गोदाम वगैरह, उनमें इंक्रीमेंट करना, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और 5वां हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि फार्मर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करना। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लोन वगैरह ही नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वहां पर बैंक की सुविधा नहीं है। सपोज कोई जिला है बहुत पिछड़ा टाइप का है, एकदम पहाड़ी क्षेत्र है, हो सकता है वहां पर आपको बैंक की ही सुविधा अवेलेबल ना हो। ठीक, कई क्षेत्र में हो सकता है एग्रीकल्चर टेक्निक ही ना पहुंच पाया हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बड़े शहरों के आसपास वो पहले पहुंचता है, बाद में पिछड़े क्षेत्र में पहुंचेगा। वहां पर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की भी कमी हो, भंडारण क्षेत्र ही ना हो। ठीक, तो वैसे जिलों को चिन्हांकित करके इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इस योजना का मेन टारगेट है और इसमें 100 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। इसमें हर वर्ष के लिए 24,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च आएगा, 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसमें खर्च किया जाएगा। 6 साल के लिए है तो 24 इंटू आप 6 करोगे तो लगभग इतना लाख करोड़ का पूरा 6 साल का ओवरऑल बनता है। ठीक, और इसमें वर्गीकरण निर्धारण क्या है? ये जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन है, 40% ये सब्सिडी के लिए जाएगा, 30% बुनियादी ढांचे के लिए जाएगा, भंडारण क्षेत्र अगर बना रहे हैं, 20% लोन वगैरह के लिए जाएगा, 10% इनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, इनकी मार्केट एक्सेस वगैरह बढ़ाई जाएगी। ये सब इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अब ये योजना है क्या, इसको आप समझो। ये योजना अलग से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें ये सारी चीजें की जाएंगी। इसने क्या किया है? इंटीग्रेट कर दिया गया है। हमारी 11 मिनिस्ट्रीज की, 11 विभागों की 36 योजनाओं को इन्होंने क्या किया है? इंटीग्रेट कर दिया है, एकीकृत कर दिया है। पहले जो अलग अलग योजनाएं चल रही थी जो केवल कृषि से ही संबंधित है पर अलग अलग विभागों से चल रही है, उसको इन्होंने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। जैसे आपका पीएम किसान सम्मान निधि, सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है X, इसमें हमारे कोई फार्मर है, ठीक, फार्मर सपोज है A, अब इनको क्या करना है? पीएम किसान सम्मान निधि का या लाभ लेना है। पीएम किसान सम्मान निधि जो साल में आपके 6,000 रुपए मिलते हैं, अब इसमें उनको एनरोल होना है तो ये कृषि विभाग के अंतर्गत आएगा, तो एक विभाग के अंतर्गत ये एप्लीकेशन देंगे। दूसरा, अब इनको क्या करना है? पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेना है, ये आता है जल शक्ति मंत्रालय। दूसरा, तीसरा इनको क्या करना है? पीएम कुसुम योजना का लाभ लेना है, ऊर्जा विभाग, तीसरा डिपार्टमेंट। फिर ये जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको प्रोसेस करना है, प्रसंस्करण करके कुछ नया आइटम बना करके बेचना है या मूल्यवर्धन करके बेचना है, उसके लिए एनरोल होना है। तो चौथा विभाग खाद्य विभाग, प्रसंस्करण खाद्य विभाग। तो ये सारी योजनाएं जुड़ी हुई है आपके कृषि से, पर इनके विभाग अलग अलग हो गए। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? ये वैसा ही है जैसे आपके घर में बढ़िया एसी के लिए अलग मीटर लगा दिया गया है, पंखे के लिए अलग मीटर है, फ्रिज के लिए अलग है, ठीक, आपके हाउस होल्ड जो भी इक्विपमेंट है, पंखा, कूलर, पंखा, ट्यूबलाइट, इन सब के लिए अलग है, पंप के लिए अलग है। और आपको बोला जा रहा है क्या कि इन सब के जो भी बिल आएंगे आपको अलग अलग जा करके पे करना है, अलग अलग जगहों पर। है सारी चीजें जुड़ी हुई बिजली से ही, पर
ऐसे अलग अलग मीटर की वजह से आपको अलग अलग जा करके पेमेंट करना है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, सारों को ला करके एक मीटर आपके घर में लगा दिया, जो भी पेमेंट आप एक जगह जा करके पेमेंट करके आ जाए। वैसा ही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी कृषि विभाग, कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, 11 मिनिस्ट्रीज की 36, सबको एक जगह पर ला दिया। इससे क्या होगा, ऐसा कोई पिछड़ा जिला है, किसी किसान को इस तरीके की एनरोलमेंट वगैरह करानी है, सीधा जाएगा। अब वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत मेरे को इस योजना का लाभ चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, एक बार में सारा कुछ यहाँ पर अप्लाई, सिंगल विंडो फैसिलिटी टाइप की चीज हो जाएगी। ठीक, तो उसको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही उसको हर योजनाओं की जानकारी लेनी पड़ेगी। एक चीज के बारे में वो जानकारी लेगा, सारी चीज के बारे में उसको नॉलेज हो जाएगी। ये समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक होगा प्रोसेस उससे हमारे, और साथ में ये क्या है, लोन वगैरह तो बढ़ाए ही जाएंगे, प्रशिक्षण वगैरह दिए ही जाएंगे, तो हमारे ऐसे जो पिछड़े जिले हैं वो उभर करके सामने आएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये ऐसी योजना लाई गई है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, बिल्कुल गाजे बाजे के साथ इन्होंने शुरुआत की है, बहुत जोर शोर से। तो ये आपको ध्यान रखना है पीएम कृषि धन धान्य योजना के बारे में। ठीक, ये 11 विभाग की 36 मौजूदा योजनाओं के बजट को एकीकृत करता है। जैसे ये सब 100 जिले लक्षित किए गए हैं, प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन होगा, और लगभग 1.7 करोड़ किसानों के लाभान्वित होने की यहाँ पर संभावना है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? जोर से बोलो। ठीक, अगला देखते हैं, एक दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है, पल्सेस प्रोडक्शन। ठीक, भारत, ये शुरुआत की गई है 11 अक्टूबर 2025 से। इसकी भी घोषणा केंद्रीय बजट में कर दी गई थी। ये भी 6 साल के लिए है, 2025-26 से शुरू होकर के 2030-31 तक। वित्तीय परिव्यय इसमें आएगा 11,440 करोड़ रुपए का, इसमें फाइनेंशियल हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। अब इसमें क्या है, आप देखो, भारत जो है पल्सेस का, दालों का बहुत बड़ा उत्पादक है, दुनिया के शीर्ष 3 देशों में आता है, जनरली पहले नंबर पर बना हुआ रहता है। पर इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ ये पूरा कंज्यूम हो जाता है, इवन हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। भुक्खड़ बैठे हैं एक नंबर के। ठीक, और हो भी क्या नो, हमारे यहाँ समारोह ही इतने होते हैं बोले। ठीक, शादी ब्याह हो रहा है, पार्टी एक दिन नहीं 3 दिन पहले से। पॉपुलेशन भी है पर प्रोडक्शन भी वैसे ही है। ठीक, और साथ में फिर आपके शादी ब्याह हो गए, किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु भोज अलग चल रहा है। ठीक, मूंग बड़े वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर किसी का जन्म हो गया, बच्चे का छठी भोज, बच्चे का पहला बर्थडे, खाना है भाई। ठीक, ये सब तो हो ही गया। त्योहार वगैरह आ गए, भंडारा चल रहा है। ठीक, हर 10-10 कदम में, मतलब आप देख लो, बाकी चीजों में भले हमारे यहाँ कमी होगी, पेट पूजा में कोई कमी नहीं। तो ये हमारा पल्सेस, तो इसमें क्या हो रहा है, हम प्रोडक्शन तो जरूर कर रहे हैं पर हमारा कंजम्पशन भी उतना ज़्यादा है। और हम ये देख पाते हैं कि हमारे यहाँ भी पोटेंशियल और है कि इसको हम और बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन लेवल। इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन ला गया। अभी लास्ट ईयर का जो डेटा आया था उसमें हम $5 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं दाल, तो हमको इतना पैसे की बचत हो सकती है, $5 बिलियन। ठीक, तो ये क्या है, लक्ष्य क्या है, दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसमें क्या करेंगे हम, जलवायु अनुकूल और उन्नत बीज किस्मों का विकास किया जाएगा। उन्नत बीज किस्म मतलब जिनमें रोग वगैरह ना लगे, कम लगे, जलवायु परिवर्तन से वो फाइट कर सके, ठीक, क्लाइमेट चेंज वगैरह से। फिर फसल कटाई उपरांत अवसंरचना विकास, भंडारण वगैरह इनका बढ़िया हो, मूल्य संवर्धन, पैकेज आइटम के रूप में हम इनको बेच सकें, ये सारी चीजें की काम यहाँ पर की जाएगी। इन सब के लिए पहल आरंभ की जाएगी। इसके लिए पंचवर्षीय बीज उत्पादन योजनाएं वगैरह भी तैयार की जाएंगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल, इसके टारगेट क्या है, दलहन उत्पादन क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। ठीक, ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। अभी लगभग आपके 275 के शायद आसपास है, ये 275 लाख हेक्टेयर के आसपास है। इसको बढ़ा करके 310 लाख हेक्टेयर तक करना। उत्पादन बढ़ाना है 350 लाख टन, जो कि अभी है 250 लाख टन के आसपास है। तो लगभग आपके 45% इंक्रीमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। उत्पादकता यानी उपज को 1130 केजी पर हेक्टेयर तक बढ़ाना। अभी के समय पर आपका लगभग 880 के आसपास है, 880 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और फोकस फसलें क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अरहर, उड़द और मसूर, इन दालों को फोकस किया जाएगा। ठीक, और ये फोकस कैसे किया जाएगा, जितने भी हमारे किसान इसमें को उगाने में अपनी प्रोत्साहन दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, तो जिस भी टाइप का इनका प्रोडक्शन होगा, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पर क्विंटल वाला जैसे यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं। ठीक, वैसा जैसे अभी धान खरीदी होने वाली छत्तीसगढ़ में क्या लिमिट है उसकी, लगभग
21 क्विंटल पर एकड़। वैसा यहाँ पर कोई आपकी सीमा वगैरह नहीं रखी गई, जितना भी आप दाल उगाएंगे ये 3, अरहर, उड़द, मसूर, सारों की खरीदी एमएसपी पर हमारी ये जो आपका एनसीसीएफ है, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, और साथ में आपका नाफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, ये पूरा खरीद लेगा किसानों से। इसलिए फिर तभी तो होगा ना, यदि वो ठीक है उगा लिए और बिक ही नहीं रहा तो वैसे में तो कोई यहाँ पर उत्साह नहीं दिखाएगा, बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। इसलिए अगले 4 साल तक जो भी किसान इन दालों को उगाते हैं तो पूरी खरीदी इनके द्वारा कर ली जाएगी। ये समझ पा रहे हैं इतना? ये हमारा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। फिर एक नई योजना लाई गई है, पीएम सेतु योजना। पीएम सेतु योजना लाई गई है, 4 अक्टूबर 2025 से ये शुरू हुआ है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन इसका वित्तीय व्यय है लगभग 60,000 करोड़ रुपए, ठीक। और इसमें वैश्विक समर्थन हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, किससे? वर्ल्ड बैंक से और एशियाई विकास बैंक द्वारा हमको वित्तीय सहायता मिल पा रही, ठीक। तो ये पीएम सेतु स्कीम लाई गई है, मुख्यतः आपके ये कौशल विकास से जुड़ी हुई योजना, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, ठीक। सेतु का वैसे फुल फॉर्म भी है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफर थ्रू अपग्रेडेड ITIs, ऐसा इसका पूरा नाम है, इसलिए नाम रखा गया पीएम सेतु योजना। इसमें क्या किया जाएगा? देश भर के 1000 ITI सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको आधुनिक और उद्योग अनुकूलन प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी जैसे जैसे हमारा मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इनोवेशन आ रहा है, उसके हिसाब से हम अपने ITIs को भी अपग्रेड करते चले जाएंगे, ताकि जो भी हमारा नया मार्केट डिमांड इन फ्यूचर आने वाला है, जो अभी करंट में है, उन सब की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1000 ITIs को ऐसा अल्ट्रा मॉडर्न टाइप का बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये योजना हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा लागू की जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? आपने साइकिल का चक्का देखा है, ठीक, बीच में होता है हब, इससे जुड़े हुए होते हैं स्पोक। तो ये क्या होगा? हब एंड स्पोक मॉडल ऐसा होता है कि बीच में हम क्या करेंगे? एक ITIs को बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न टाइप का बना देंगे, यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीनरीज, सारी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर, और इससे जोड़ दिया जाएगा 3-4 ITIs को। और जैसे रायपुर के आपके ITIs को बिल्कुल मॉडर्न बनाया गया, तो पास में जो हमारा धमतरी है, महासमुंद है, फिर आपका ये बालोद वगैरह हो गए, बलौदा बाजार हो गए, इन क्षेत्र के ITIs इससे जुड़ जाएंगे। यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे तो कभी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जा रहे हैं, कुछ सीखेंगे, ऐसा वैसा जो काम होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर आप आकर के रायपुर में सीख पाएंगे। इसको बोला जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। कोई एक को आपने बढ़िया कर दिया, बाकी 4-5 उससे और जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम हब एंड स्पोक मॉडल। तो यही मॉडल यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो टोटल 1000 ITIs को मॉडर्न बनाना है, इसमें हम हब एंड स्पोक मॉडल अप्लाई करेंगे, जिसमें 200 होंगे हब ITIs जो कि मॉडर्न होंगे, साथ में उनके 800 स्पोक ITIs जो उनके साथ जोड़े जाएंगे। यानी एक हब के साथ 4 स्पोक लगभग जोड़े जाएंगे। हब क्या होंगे? उन्नत अवसंरचना होगी, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव, इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, उत्पादन इकाई होगी, ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह होगी, प्लेसमेंट सर्विस वगैरह होगी। स्पोक ITIs क्या होंगे? इन सुविधा सेवा की पहुंच, उनका अधिक से अधिक विस्तार करना, जो इनकी पहुंच है एक्सेसिबिलिटी उनको बढ़ाना, ये स्पोक वगैरह का काम रहेगा। साथ में और क्या होगा? 5 नेशनल एक्सीलेंस सेंटर हम बनाने वाले हैं। एक हो जाता है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, एक हो जाता है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, एक है हैदराबाद, एक है कानपुर और एक है आपका लुधियाना, ठीक। ये 5 हमारे नेशनल एक्सीलेंस सेंटर इसमें बनने वाले। 5 अलग अलग हमने जोन में डिवाइड कर लिया और 5 में एक एक हमने डाल दिया। भुवनेश्वर हो गया, नीचे चेन्नई हो गया, उधर हैदराबाद, फिर कानपुर और हमारा लुधियाना। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? तो ये पीएम सेतु योजना आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। 1000 ITIs, हब एंड स्पोक मॉडल, 200 और 800 का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखो आप, रबी फसल 2026-27 के लिए MSP घोषित किया गया है, ठीक। गेहूं के लिए आपका इतना है 2585, 2585, 160 रुपए की वृद्धि की गई है पर क्विंटल, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जौ के लिए 2150, चना के लिए इतना है 5875, मसूर के लिए 7000, रेपसीड एंड सरसों, ठीक, इसके लिए 6200 और साथ में आपका कुसुम, इसके लिए 6540, ठीक। ये थोड़ा बहुत रेट आपको कई बार पूछ देता है, कुछ आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रेंज तो याद होना चाहिए। गेहूं का तो एटलीस्ट याद करके रखना, धान है, गेहूं है, इन सब का हमको याद करके चलना होता है। फिर एक देखते हैं राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ये जारी किया गया है खान मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय खान मंत्रालय, ठीक। इसका आधार क्या है? खनन तत्परता सूचकांक, मतलब माइनिंग की यहाँ पर बात हो रही है।
ऐसे राज्य जहां पर अच्छे खासे खनिज अवेलेबल हैं या नहीं भी हैं, तो उन क्षेत्रों में कोयले को छोड़ करके, कोयला को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते, नहीं तो 2 ही 3 राज्य हमेशा बने रहेंगे एक ही जगह पर भर करके, क्योंकि उन क्षेत्रों में कोयला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोयले को छोड़ करके अन्य खनिज जो होंगे उनमें खनन वगैरह कैसा हो रहा है, किस प्रकार से ई ऑक्शन वगैरह हो रहे हैं, नीलामी हो रही है, कितना जल्दी उन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, कितना वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, कितना बढ़िया तरीके से सब मिलकर के ये सारी चीज़ें संचालित हो रही है, ये सारा चीज़ इसमें मेजर किया जाता है। और साथ में फिर स्टेट की अपनी एक रैंकिंग दी जाती है। वैसी रैंकिंग अभी दी गई है केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा, किसको छोड़कर, कोयला को छोड़कर अन्य पर खनन क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शनों का मूल्यांकन किया जाता है। इन सब पैरामीटर्स पर, नीलामी में प्रदर्शन कैसा है, इनका शीघ्र परिचालन हो पा रहा है कि नहीं, ये सब। और वर्गीकरण इसमें किया गया है, 3 आपके लेवल में इसको वर्गीकृत कर लिया जाता है। जहां पर अच्छे खासे खनिज अवेलेबल हो, यानी खनिज समृद्ध राज्य श्रेणी ए में, श्रेणी बी में आप देखो मध्यम खनिज संपदा, श्रेणी सी में सीमित खनिज संसाधन जिन स्टेट्स में है। ऐसे 3 आपके श्रेणी में डिवाइड कर लिया जाता है। हम नॉर्मल कोई कैटेगराइजेशन देखते हैं स्टेट के लेवल पर, आप देखते होंगे पॉपुलेशन लेवल पर हम देख लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या या फिर बड़े राज्य, छोटे राज्य, पहाड़ी राज्य ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर खनिज पर है तो हमने खनिज के आधार पर डिवाइड कर लिया। तो श्रेणी ए में आप देखोगे जो खनिज समृद्ध राज्य हैं उनमें पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। श्रेणी बी में मध्यम खनिज वाले में गोवा, यूपी, असम। फिर आप देखोगे श्रेणी सी में सीमित खनिज संसाधन पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा। इसमें आपको ध्यान रखना है, कम से कम फर्स्ट रैंक आपको याद रखना है तीनों में, इसमें तो खास करके याद रखना है। एमपी जरूर याद रखना आप, एमपी, गोवा और इधर पंजाब। इसमें क्या होगा, प्रोत्साहन राशि दी जाती है हर स्टेट को, जो भी फर्स्ट आया अलग अलग श्रेणी में उनको 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो, अर्न द मनी। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं। फिर मोर रिपोर्ट्स आर कमिंग। एक देखो भारत में अपराध 2023 की रिपोर्ट, ये वर्ष 2023 पर बेस्ड रिपोर्ट है। किसके द्वारा, एनसीआरबी। ठीक, एनसीआरबी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। 19 महानगरीय शहरों से ये अपराध रिकॉर्ड वगैरह इन्होंने अपने में मंगाया है, सारे आंकड़े एकत्र किए हैं, कलेक्ट किए हैं और उस हिसाब से शहरों को रैंक किया है, सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं और असुरक्षित शहर कौन से हैं, ऐसा इन्होंने कैटेगराइज किया। तो राष्ट्रीय औसत अपराध दर 433 प्रति लाख जनसंख्या में, 1 लाख जनसंख्या में 433 क्राइम रेट है इंडिया का इनके हिसाब से। और सबसे सेफेस्ट शहर कौन सा है, कोलकाता पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है हैदराबाद, तीसरे में है पुणे, चौथे में है मुंबई, 5वें में है कोयम्बटूर। हालांकि आपको शुरुआती 2 आप याद रखना, कोलकाता और हैदराबाद। सबसे असुरक्षित शहर है कोच्चि, फिर है नई दिल्ली, फिर सूरत, जयपुर और पटना। ठीक, ये क्या है, आपका कागज पर बेस्ड है, यानी कई बार क्या होता है, क्राइम होते हैं, रिपोर्ट ही नहीं होती ना, कंप्लेन तो आपने डाल दिया, एफआईआर नहीं हुई, क्राइम रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पर मेंटेन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पर रैंक वगैरह होगी। ओरिजिनल कोई मौखिक जो बोल रहा है उसके हिसाब से तो ये रिपोर्ट बन नहीं रही, वरना भाई ये तो टॉप 5 में कोई शहर नहीं आ पाएगा भारत के। किसी भी शहर में आप जाकर पूछो कैसा हाल है, पूछो मत, सब ऐसा ही है, भगवान भरोसे चल रहा है, सभी स्टेट वाले बोले। ठीक, तो ये जो हम कागजी उसमें डिसाइड करते हैं। फिर आप देखो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, ये जारी किया गया है पंजीयक जनरल जनगणना आयुक्त होम मिनिस्ट्री द्वारा, बेसिकली ये जारी किया गया। ये क्या करते हैं, देखो जनगणना तो हमारी बहुत पुरानी है, बीच बीच में हम रियल टाइम बेसिस पर एनालिसिस करते रहते हैं कि अभी की समय पर हमारे यहाँ क्या दशा होगी, पॉपुलेशन कितना हो सकता है, सेक्स रेशियो यहाँ का कितना हो सकता है, ये सब एस्टिमेट किया जाता है इनके द्वारा। तो इन्होंने ये क्या किया है, हर साल ऐसी रिपोर्ट वगैरह जारी करते हैं। इस साल इन्होंने ऐसी रिपोर्ट अभी जारी की है, इसमें जन्म मृत्यु दर वगैरह दिए जाते हैं और कई सांख्यिकी डेटा होता है। अपने काम का यही 2-3 है। इस समय पर अभी जन्म के समय पर लिंगानुपात जो अभी हमारे यहाँ जेंडर रेशियो है वो है 928 का पर 1000 वीमेन में। ठीक, 1000 में नापा जाता है, तो 928 है अभी हमारे यहाँ का जेंडर रेशियो, जिसमें सबसे हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये कंट्री का है, ये समझ पा रहे हो ना। ठीक, ये कंट्री का है और स्टेट लेवल यदि आप देखो हाईएस्ट किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में 1085, झारखंड में सबसे कम है 899। ठीक, फिर देखते हैं एक वर्ल्ड लेवल पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। ठीक, ये जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा। किसकी सहायता से, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की सहायता से
इन दोनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट पब्लिश की है। ये ऐसी रिपोर्ट लगातार लाते रहते हैं, ठीक, हर साल ये आती है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, आप ये देखो, मुख्य बिंदु भारत से संबंधित चीज हम कुछ चीजें जोड़ेंगे और जो वर्ल्ड लेवल पर आंकड़े थोड़े बहुत ध्यान रखने में। वैश्विक निर्धन आबादी आप देखो 109 देशों की 6.3 बिलियन में 1.1 बिलियन आबादी जो है ये बहुआयामी चरम मतलब बहुत अधिक गरीबी स्तर पर है। बहुआयामी मतलब ना पैसा इनके पास है, ना खाने के लिए, ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा, न परिवहन की सुविधा, ऐसा मिलाकर के इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो 109 देश में इतने आपके गरीब बैठे हैं, 1.1 बिलियन 18.3% लोग जो है चरम बहुआयामी निर्धनता में, बहुत ही ज्यादा ये गरीब है। और इसमें भी यदि आप देखें तो इन 1.1 बिलियंस में 83% का निवास लगभग आपका उप सहारा अफ्रीका और साथ में दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर के, तो ये साउथ एशिया है। उप सहारा अफ्रीका आपका सहारा वाला जो क्षेत्र है, उधर पर नाइजीरिया वगैरह मिल गए और ये सब मिलकर के, तो टोटल 565 मिलियन तो उधर है और हमारे यहाँ लगभग 400 मिलियन के आसपास। तो इसमें से 1.1 बिलियन में से इतने लोग तो केवल 83% इन्हीं दो क्षेत्रों में है। भारत में देखा जाए तो भारत में बहुआयामी निर्धनता दर घटी है। 2019-21 में हमारी 16.4% हो गई, जो कि 2005-6 में थी 55% थी। उससे हमने ला करके इसको घटा दिया है कहाँ तक, 16.4% तक, ठीक। और भारत में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 414, ठीक, 414 मिलियन लोगों को इस बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये समझ पा रहे हैं, बोलो। इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 414 मिलियन। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में पूछा है, मेरे ख्याल से 2021 या 2022 वगैरह के किसी पेपर में आया था। MPI इंडेक्स के अनुसार भारत में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, डायरेक्ट फिगर पूछा गया था, ठीक। और इसमें सामान्य वंचनाएं क्या है, जो गरीब हैं उनको किन चीज़ों की कमी है, तो स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की कमी है, लकड़ी वगैरह हो सकता है यूज़ कर रहे होंगे या और किसी प्रकार का यूज़ कर रहे होंगे, रहने के लिए घर नहीं, अपर्याप्त आवास, और साथ में खराब स्वच्छता सुविधाएं, चूंकि इनके रहने के लिए घर नहीं है, बीच शहर में कहीं पर भी रह नहीं सकते, तो जनरली ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी हो। आप देखते होंगे नाले, रेलवे वगैरह में कभी आप गए होंगे, कोई भी शहर शुरू होने वाला है, नाला वहां से निकल रहा है, बगल में पूरी झुग्गियां वहां पर लगी हुई है, ठीक। वैसे क्षेत्रों में इनको कई बार रहना पड़ता है। तो इन चीज़ों की इनकी वंचनाएं हैं। और यह सूचकांक कितने 3 आयामों पर आधारित की जाती है। स्वास्थ्य हो गया, इसमें पोषण वगैरह भी मेजर की जाती है, शिक्षा वगैरह, एजुकेशन वगैरह देखा जाएगा, जीवन स्तर इनका कैसा है, इन सब पर बेस्ड ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रिपोर्ट है। फिर भारत में बहुआयामी निर्धनता दर अब आ गई है 16.4% पर, और इतने लोगों को बाहर निकाला गया है, 414 मिलियन लोगों को, ठीक। इतना चीज आपको इसमें ध्यान रखना होता है। फिर एक देखो, इंटरनेशनल समिट आयोजित हुआ था, इंडिया आसियान समिट, भारत आसियान शिखर सम्मेलन। ये इसका 22वां संस्करण था, बहुत पहले से आयोजित हो रहा है, हर साल आयोजित होता है। आसियान आप कंट्रीज जानते हैं ना, आसियान कंट्रीज जो अपना इधर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला भाग है। म्यांमार है, इसमें थाईलैंड है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, वियतनाम के नीचे आप जाओगे सिंगापुर है, बगल में जाओगे इंडोनेशिया, फिर आपका फिलीपींस, ठीक, फिलीपींस के नीचे फिर आप जाओगे ब्रुनोई, ऐसे 10 कंट्री इसमें शामिल थे। तिमोर लेस्ते इसी साल शामिल हुआ, ये 11वां मेंबर है आसियान का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक 10 थे, अब हो गए हैं 11, तो ऐसे टोटल इसमें 11 कंट्रीज अब हो गए। तो ये इसका 22वां संस्करण था, मलेशिया में आयोजित हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा फिलीपींस में आयोजित होगा। भारत आसियान व्यापार 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, फोर्थ लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे बड़ा कौन है? US, फिर है चाइना, फिर है यूरोपियन यूनियन, चौथे पर है आसियान, 5वें पर है UAE, ठीक। ऐसे हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग ये पार्टनर है। तो इसमें क्या वो मुख्य बिंदु क्या, 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष नामित किया गया है। अब देखो ये जो आसियान कंट्रीज हैं, ठीक, यहाँ पर आपका आता है साउथ चाइना सी, इधर बैठा हुआ है चाइना, सबसे लड़ करके बैठा है, सारी कंट्रीज से उसका लड़ाई है समुद्री सीमा को लेकर के, किसी को मछली नहीं पकड़ने देंगे बोलता है। फिलीपींस वगैरह के बोट यहाँ पर से जाते हैं तो बिल्कुल चढ़ा ही देता है उनके ऊपर, तो बोट वगैरह बीच बीच में कई वीडियोस आए हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, अपने जो भी शिप है ना उसमें
बहुत बड़ा हाइड्रो पंप लगा करके रखते हैं। अब वो तो समुद्र है भाई, वहाँ पर तो कितने भी पानी खींच करके मार सकता है, तो बहुत ही पावरफुल ये पंप लगा कर रखते हैं और सीधा उसको डायरेक्ट करते हैं एनिमी शिप की तरफ। एनिमी मतलब जो वो कंसिडर कर रहे हैं, फिलीपींस वाला सामने से आया तो उसकी तरफ मार रहे हैं, ठीक, उनके फोर्सेस पर मार रहे हैं, उनकी शिप वगैरह पर मार रहे हैं। पिछली बार तो कई बोट इन्होंने चढ़ा दिए थे, कई बोट डैमेज हुए हैं उनके। ऐसा लग रहा था कि वॉर स्मॉल स्केल वॉरफेयर ही ना हो जाए इनके बीच में, स्मॉल स्केल वॉर ही क्यों ना हो जाए, छोटे स्तर पर युद्ध हो सकता था, ऐसी प्रोबेबिलिटी दर्शाई गई थी। फिलीपींस ने उस समय पर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदी की थी, ठीक। तो ये क्या है, चाइना सबको धमका करके रखा है, इसलिए ये क्या करते हैं, समुद्री क्षेत्र में जहां जहां से पार्टनर आ सकते हैं वहां से आसियान कंट्रीज उनको बुलाने की कोशिश करता है। यूएस वगैरह तो आते ही हैं, जापान भी शामिल होता ही है, क्योंकि जापान को पता है यदि इनमें से किसी एक को भी चाइना ने छेड़ दिया और वो कंट्री हार गया या बैक ऑफ कर गया तो भाई अगला नंबर मेरा है। इसलिए वो शुरुआत से ही तैयारी करके रखता है, क्योंकि इंडिया तरफ वो आएंगे नहीं, न्यूक्लियर नेशन है। जापान तरफ जा सकते हैं। जापान ने क्या कर रखा है, डिफेंस सिक्योरिटी टाई अप कर रखा है यूएस से। वो ये मान के बैठा है कि मेरे ऊपर अटैक होगा तो यूएस आएगा बचाने, ठीक। और जापान गवर्नमेंट को छोड़ करके बाकी सारे लोग जानते हैं जापान के कि वो नहीं आने वाला, ठीक। तो वैसा यहाँ पर कंडीशन है। तो इसलिए आसियान कंट्रीज क्या करती है, जनरली लाने का कोशिश करती है सभी कंट्रीज को। अब चूंकि भारत भी एक बहुत बड़ी पावर है और भारत भी अपना न्यूक्लियर नेशन है, भारत की नेवी भी मजबूत है, तो भारत को भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष नामित किया गया है। साथ में क्या होगा, हमारा जो भारत का नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध रिलीजन जो है आपके आसियान कंट्रीज में है, भारत में भी बौद्ध रिलीजन जो है अच्छी खासी लेवल पर है और नालंदा उससे बहुत पुराना संबंधित है। इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा, यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, इस टाइप का यहाँ पर होगा। फिर लोथल में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने की घोषणा। इससे भारत को क्या है, टूरिज्म वगैरह में लाभ होगा। लोथल हमारा बहुत पुराना डॉकयार्ड है, एंशिएंट सबसे पुराना ही आप मान लो। तो वहाँ पर ऐसा हम शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करेंगे, आसियान से गेस्ट वगैरह को बुलाया गया, इससे हमारे यहाँ टूरिज्म बूस्ट होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये इसका मेन आपका क्रक्स है इंडिया आसियान समिट का। और आसियान का 11वां सदस्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है, तिमोर लेस्ते, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 10 थे, अब हो गए हैं 11। फिर इंटरनेशनल इंडेक्सेस देखते हैं, दो आपके मुख्य हैं इंपॉर्टेंट। एक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक, GHI, इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करता है। टोटल 123 देशों की रैंकिंग जारी की गई, भारत का स्थान रहा है 110, ठीक। अभी हम देखें दाल कितना खा रहे हैं और हमको रखा गया है 102 में। जिसने रखा है उसको नवरात्रि वगैरह में यहाँ पर बुलाओ, ठीक। खैर, तो ये क्या है, भारत का स्थान रखा गया है 102, स्कोर है भारत का 25, ठीक। शीर्ष रैंकिंग टॉप 3 देश में पिछले 5 साल से इसमें कोई भी शामिल नहीं। इसके बाद ये क्या करते हैं, टॉप 25 कंट्रीज की लिस्ट निकाल देते हैं। टॉप 3 में किसी को नहीं रखते हैं, उसके बाद के 25 जो है उसका सीधा साफ रैंक वगैरह नहीं देते, टॉप 25 में ये देश शामिल है, ऐसा नाम दे दिया जाता है। फिर भी बेलारूस को हमेशा माना जाता है टॉप में, तो इस साल भी बेलारूस, फिर बोस्निया, फिर चिली। वैसे वो चीज़ वो पूछता नहीं, पर भारत का वो रैंक पूछ सकता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है वो पूछ सकता है। फिर आप देखो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये जारी किया जाता है मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसके द्वारा। इसमें भारत का रैंक रहा है 52, स्कोर रहा है 43। इसमें फर्स्ट रैंक रहा है नीदरलैंड का, ठीक। नीदरलैंड पिछले 5-8 साल से बना हुआ है, अगले 5-8 साल तक भी बना रहेगा, क्योंकि वहाँ का पेंशन जो वहाँ का सिस्टम है, पेंशन सिस्टम वगैरह, बहुत ही रॉबस्ट फ्रेमवर्क उन्होंने बनाकर रखा है। कोई कहीं भी काम क्यों ना कर रहा हो, चाहे प्राइवेट वाला हो, कोई भी काम उसने किया हो 20 से आपके 55-58 वर्ष की आयु के बीच में, कोई भी काम, किसी भी प्रकार का उसने काम किया है, उसको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक। वैसा उन्होंने बना कर, जैसे भारत में आप कहीं भी जाओ पार्ले जी आपको मिल ही जाएगा, वैसे ही वहाँ का पेंशन है। आपने कोई भी काम किया हो आपको पेंशन वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही रॉबस्ट फ्रेमवर्क है, इसलिए हमेशा टॉप में रहता है। तो जहाँ पर यदि कोई पूछे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स किसी एग्जाम में, आंख बंद करके नीदरलैंड पहला नंबर, बहुत समय से बना हुआ है, बहुत समय तक बना रहेगा, ठीक। तो ये है हमारा नीदरलैंड। फिर आप देखो एक टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें देश में, भारत देश में सबसे अग्रणी संस्थान है IISc बेंगलोर, वो भी रैंक है उसका 201 से 250 वाले रैंक बैंड में। यही असली रैंक मानी जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वर्ल्ड लेवल पर, ठीक। इसमें पहले नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड,
जनरली MIT वगैरह रहता था, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। भारत में सबसे टॉप मन है IISc बेंगलोर। नए अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं अभी। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53rd CJI होंगे कौन? जस्टिस सूर्यकांत। इसी नवंबर में ये स्वॉन इन होने वाले, शपथ लेने वाले। फिर आप देखोगे 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई। एक कमेटी बनाई गई है, रिकमेंड करेगी, तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दिया जाएगा केंद्रीय वेतनमान आयोग। ठीक। फिक्की के नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं अनंत गोयंका। ठीक, बहुत यंग एज में इन्होंने उसका कार्यभार संभाला है। फिर यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं खालिद अल इनानी, जो कि आते हैं मिस्र से बिलोंग करते हैं। सेशल्स गणराज्य के 6ठे राष्ट्रपति 6th राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं डॉक्टर पैट्रिक हर्मिन। सेशल्स के साथ क्या है, भारत का बहुत फ्रेंडली संबंध है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा आपको जानना आवश्यक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। ये दो तो आपको याद रखना है, 53वें ये तो याद ही रहेगा, इसको याद रखना है आपको। ठीक। फिर कुछ वन लाइनर्स आप देखते हैं। गूगल क्या कर रहा है, भारत के इस क्षेत्र में पहला गीगावाट स्केल डेटा सेंटर और AI हब बना रहा है। गीगावाट स्केल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बना रहा है कहाँ? विशाखापट्टनम। अभी बहुत न्यूज़ में था ये, क्योंकि जो वहाँ के CM है नायडू साहब, क्या नाम है उनका पूरा? चंद्रबाबू नायडू। ठीक, उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि विशाखापट्टनम में गूगल आ रहा है करके। तो ये उसी न्यूज़ की बात है। गीगावाट स्केल डेटा सेंटर ये बना रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बना रहा है विशाखापट्टनम। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी संस्करण 100th एडिशन, इसके लिए प्रस्तावित मेजबान शहर का नाम है अहमदाबाद। 100 साल पूरे होने वाले हैं जब से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। ठीक। फिर भारतीय राज्यों में एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में एशियाई हाथियों की गणना की गई है, टोटल आबादी है इनकी 22,446, उसमें कर्नाटक जो है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा आबादी है हाथियों की। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने LOC के पास इतनी फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है मिगला के आसपास, यानी मिगला दर्रा है वहां पर ये सबसे हाईएस्ट आपके एलिवेशन पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। ठीक। लास्ट इससे पहले था उमलिंगला था। ठीक, उमलिंगला ये था इससे पहले, अब हो गया है मिगला। ठीक। फिर प्रसिद्ध विज्ञापन पेशेवर पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया, पीयूष पांडे। फेविकोल वगैरह के बहुत बड़ा फेमस ऐड था, उसको इन्होंने बनाया था और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इन्होंने क्रिएट किए थे। फिर पहली भारतीय वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एक वर्ल्ड लेवल पर बॉडी है WIPO। ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह। ये भारत की पहली ऐसी शख्सियत है जिनको इस रूप में नियुक्त किया गया है। आज तक कोई भी भारतीय नहीं था, महिला पुरुष बात छोड़ दो, कोई भी भारतीय नहीं था, पहली ऐसी भारतीय है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। ठीक। फिर ठुमरी के महान गायक का निधन, ये है पंडित छन्नूलाल मिश्र। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA द्वारा प्रकाशित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं अशोक कुमार वीरमुथु, यही हैं जो ये भले दिख हीरो टाइप रहे हैं पर हैं वो साइंटिस्ट। ठीक। फिर इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट गेंदबाज जिनको नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जेम्स एंडरसन। नाइटहुड कहाँ का पुरस्कार है? इंग्लैंड का, UK का है वैसे पर्टिकुलरली आप देखो तो नाइटहुड पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। फिर मेटा ने अपनी अंडर सी जो ये केबल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, माने समुद्र के अंतर्गत अपनी केबल बिछा रहे हैं, तो भारत इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। पूरे दुनिया में अंडर सी केबल बिछाने का काम इनका चल रहा है। इसके लिए भारत के मुंबई और विशाखापट्टनम को इन्होंने ऐड किया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। भारत 2026-28 कार्यकाल के लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में निर्वाचित हुआ है? UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 7वां कार्यकाल होगा भारत का। ठीक, 2-2 साल के लिए नियुक्त होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए नियुक्त नहीं हो सकते। ठीक, 2026 में जाएंगे, 2026 रहेंगे, 27 रहेंगे, 28 में रिटायर हो जाएंगे, फिर तुरंत 28 से नया ये मेंबर कंट्री नहीं बन सकता, कोई और आएगा, फिर 2 साल गैप करके फिर बन सकते हैं, ऐसा रहता है। तो अभी 7वां टर्म होने वाला है भारत का UNHRC में नेक्स्ट ईयर से। फिर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग, ये एक रैंकिंग है। ठीक, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग, एयरफोर्स की रैंकिंग की जाती है। इसमें भारतीय एयरफोर्स की रैंकिंग रही है 6वीं
और चाइना की रही है 7वीं। तो भारत को चीन से आगे रखा गया। पहले नंबर पर है यूएस एयरफोर्स, दूसरे नंबर पर है यूएस नेवी, तीसरे नंबर पर है यूएस आर्मी, तीसरे नंबर पर है रशिया, चौथे नंबर पर है यूएस आर्मी, पांचवें नंबर पर है यूएस स्पेशल फोर्स, फिर छठवें पर है भारत और सातवें पर है चाइना। ठीक है, यूएस की नेवी है, उसी के पास बहुत बड़ी एयरफोर्स है अपनी, कई कंट्रीज से आगे है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस देश में पहला आईआईटी परिसर स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। नाइजीरिया में आईआईटी खोला जाएगा। अफ्रीका का दूसरा देश है, पहला देश बना है तंजानिया, बहुत पहले आईआईटी वहां पर ओपन होने के लिए एमओयू साइन हो चुका है। दूसरा देश बनेगा नाइजीरिया। विश्व का पहला सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, ये शुरुआत किया गया है गोबी रेगिस्तान चाइना में। गोबी इज वेरी फेमस थिंग, है ना। फिर आप देखो कृत्रिम वर्षा, इसमें क्या क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सी रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अभी दिल्ली में किया गया ये परीक्षण है ना, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया, वो भी आपको याद रखना है। फिर भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक विकास की घोषणा की गई है, नेफिथ्रोमाइसिन, ये टैबलेट का नाम होगा। एंटीबायोटिक कैप्सूल होगी, भारत की अपनी पहली स्वदेशी मेड। नासा द्वारा पृथ्वी के नए अर्धचंद्रमा के रूप में किनको वर्गीकृत किया गया? 2025 PN7 ये नाम रखा गया है। एक ऐसा खोजा गया सैटेलाइट जो कि पृथ्वी का अर्धचंद्रमा हाफ सैटेलाइट टाइप की, उसको संज्ञा दी गई है, उसका नाम रखा गया 2025 PN7। फिर वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान हो गया है 51%, यानी हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल का वेटेज हो गया 51%। पंचामृत लक्ष्य जो हमने बनाया था आपका स्कॉटलैंड वाले समिट में, पंचामृत लक्ष्य 5 लक्ष्य उसमें डिसाइड किए थे। एक लक्ष्य था कि हमको 2030 तक जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने हैं उसका 50% हमको करना है नॉन फॉसिल फ्यूल से, कोयला वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। भारत ने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है, ये इसका सिग्निफिकेंस। ठीक, फिर आप देखो एक भारतीय को सिलेक्ट किया गया है जो इटली में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक होंगे, अभिनव बिंद्रा। यूरोपीय शतरंज क्लब में स्वर्ण पदक जीता है 2 भारतीयों ने, डी गुकेश और दिव्या देशमुख। डी इज रॉकिंग, 1 इज डी गुकेश, 1 इज दिव्या देशमुख। ठीक, दूसरा आप देखोगे खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके इस प्रमुख खनिज को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया। पहले इसको गौण खनिज के रूप में रखा गया था, ठीक, फिर इसको प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर लिया गया है, चूना पत्थर को, लाइमस्टोन। फिर भारत में 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक। इसका थीम था लिविंग इन स्पेस, उनके लिए जगह छोड़ो, पूरा घर को आप उसका छीन ले रहे हो, लिविंग इन स्पेस करने का मतलब ये। ठीक, फिर उद्घाटन तीरंदाजी प्रीमियर लीग, ये जीती है राजपूताना रॉयल्स ने, उपविजेता रहा है दिल्ली का पृथ्वीराज योद्धा। जैसे आईपीएल में अलग अलग टीम होती है, वैसे यहाँ पर तीरंदाजी प्रीमियर लीग हुई, उसमें जीता राजपूताना रॉयल्स। नेत्रहीनों के लिए उद्घाटन, महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के लिए सह मेजबानी करेंगे कौन? भारत और श्रीलंका, पहला ऐसा संस्करण है शायद। फिर पूर्वी अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत के नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, मैत्री सेकंड। एक मैत्री 1 पहले से वहां पर ऑपरेट हो रहा था, अभी मैत्री सेकंड हम खोलने वाले हैं। ठीक, फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, इसमें 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके संख्या इसकी बढ़ा दी गई है, कितनी हो गई है? 247, पहले थे 238। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? तो दैट्स ऑल अबाउट द अक्टूबर करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स। इतनी बात क्लियर है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी जो लोग सो रहे थे, हैप्पी स्लीपिंग भाई, जग गए होगे तो गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही।